Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके. बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे द ग्लाइकोलिसिस. ये क्या कहानी बता दी आपने. आइए जानते हैं क्या है. सपोज दैट इफ यू आर वेरी मच पिज्जा लवर लाइक मी. मुझे बहुत पसंद है पिज्जा. पिज्जा खवानू, जूस पिवानू, मजनू लाइफ. ठीक है, तो संडे का दिन है, दिन होगा उस दिन खाएंगे अपन. सो पिज़्ज़ा अगर आपने खाया तो पिज़्ज़े से मिला अपन को ग्लूकोज. ठीक है बेटा, अब मैंने तो पिज़्ज़ा खाया. यू कैन ईट एनीथिंग जिसमें ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी हो. कुछ भी चीज़ को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं तो इससे निकलती है एनर्जी, और एनर्जी को निकालने का ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस. पर क्या ये पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है? यही आज की कहानी में हम समझेंगे. आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए. देखिए देखिए, ध्यान से समझते हैं क्या है कहानी. ओके, सो रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विथ ग्लूकोज यूजुअली. व्हाई आई कॉल्ड इट यूजुअली? बच्चों, मैंने इसको यूजुअली क्यों कहा? क्योंकि इनकी जगह पर प्रोटीन हो सकता है, लिपिड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर यूजुअली हम ग्लूकोज बोलते हैं. ठीक है, अब एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है. मैंने बताया, ये बताया हम लोगों ने. पर एक चीज कॉमन है. कॉमन क्या चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि आप ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं, ठीक है, चाहे आप उसको एनारोबिक कंडीशन में तोड़िए, ठीक है, चाहे उसको आप एनारोबिक कंडीशन में तोड़िए या एरोबिक कंडीशन में तोड़िए, पायरुविक एसिड तो दोनों ही जगह बनेगा. समझ गए आप? पायरुविक एसिड तो दोनों ही जगह बनेगा. ठीक है, डन 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 डन. ठीक, तो कुल मिला के पायरुविक एसिड दोनों ही जगह बनेगा. ठीक, कहानी क्या है कि जब हम बाहर से ग्लूकोज को सेल के अंदर लाते हैं, बाहर से ग्लूकोज को सेल के अंदर लाते हैं, ये है सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट. जब हम साइटोप्लाज्म के अंदर लाते हैं तो एरोबिक कंडीशन में हम ग्लूकोज को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं. अब अगर 6 कार्बन को आप 20 से तोड़ देंगे तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिससे आपने 2-3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बना लिए. इनको आप क्या कहते हो? पायरुविक एसिड और पायरुवेट. ये कहानी क्या कहलाती है? ये कहानी है ग्लाइकोलिसिस. क्या कहती है? क्या है ये? अरे यार, हाँ, ये कहानी क्या है? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. नीट में सवाल पूछा जा सकता है आपसे, बताइए ईएमपी पाथवे क्या है? तो यू शुड नो ईएमपी पाथवे इज नथिंग बट इट इज द ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, तो ये ईएमपी क्यों है? एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस पाथवे, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं. So what is the glycolysis? Glycolysis is the series of the reaction. Glycolysis is what? It is the series of the reaction in which we broken down the glucose into the 2-3 carbon molecule, 2-3 carbon molecule called as pyruvic acid into the cytoplasm. ठीक है, ओके, डन 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 डन. इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? नाउ ये देखेंगे, देखिए ध्यान से क्या बनाया है मैंने. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसको हम ग्लाइकोलिसिस में ले गए. ईएमपी पाथवे जिसे आप कहते हैं, दिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये मैंने आपके लिए बना रखा है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है ना, ये वहीं साइटोप्लाज्म में और आगे टूट जाता है. ठीक है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कहानी है कि जो पायरुविक एसिड है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाना है अपने को. ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तो तोड़ना ही तोड़ना है. बाय द ग्लाइकोलिसिस तो सब में होगी, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, होना दोनों में है. ठीक है, होगा कहाँ? होगा कहाँ बेटा? कहाँ होगा बोले? ये होगा साइटोप्लाज्म में. बार बार लोकेशन, कोई भी साइकिल आप पढ़ रहे हैं, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए. क्या चेंज हुआ वो पता होना चाहिए, और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ ये पता होना चाहिए. क्या क्या पता होना चाहिए? लोकेशन, क्या चेंज हुआ, और कौन सा एंजाइम यूज हुआ. कौन सा एंजाइम यूज हुआ? सुनाई दिया? चलिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम उसको किस में तोड़ देते हैं? अल्कोहल, CO2 और एनर्जी. अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है. ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे.
एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 H2 और एनर्जी। एनर्जी से याद आया मुझे, क्या 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 क्या, आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखें, एनर्जी से मुझे कुछ याद आया है जो मैं भी आपको बताऊंगी। देखिएगा, देखो, एक सेल बनाइए, ठीक है, ओके। अब ये कहानी तो खैर मैं बहुत बार बता चुकी हूं, पर फिर से बता देती हूं। ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट करना है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है तो पायरुविक एसिड 2 बनेंगे जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अब इस पायरुविक एसिड को आपको ले जाना है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ ले जाना है इसको आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, ठीक है, डन। ये समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया में वी मेक CO2 H2O एंड एनर्जी। मैं एनर्जी इधर लिख रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आओ बच्चों, मेरे बच्चों इधर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, फिर मुझे मत बोलना मैडम आपने बताया नहीं हमें। किसी भी पाथवे में एनर्जी के 2 रूप हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी पाथवे में एनर्जी के 2 फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, किसी भी पाथवे में एनर्जी बन रही है ना, एनर्जी, ये देखिए एनर्जी बन रही है ना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, पहले ये लिख लेती हूँ। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और ग्लाइको बोल दिया तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। मैडम आप एक ही चीज को बार बार क्यों बता रही हैं? जब तक ये कहानी तुमने नहीं सीखी, जब तक ये कहानी तुम नहीं रटोगे, तब तक मैं ग्लाइकोलिसिस में तुम्हें ले भी जाऊंगी तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, जो मैं चाहती नहीं हूं। एनर्जी के यहाँ पर 2 फॉर्म है। पहला फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ATP और दूसरा फॉर्म है आपका, अच्छा इससे पहले मुझे एक और चीज बतानी थी, रिएक्शन के फॉर्म जो है मैं आपको बताती हूँ, पर इससे पहले मुझे कुछ और चीजें बतानी, वो बता दूं। देख लो क्या है, भूल गई थी मैं। चलो, ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ये एक सबस्ट्रेट है और ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। हमने इसको क्या किया बच्चों, हमने इसको किया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ठीक है। जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो पता है क्या हुआ, देखो, जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये कहानी रिड्यूस हो गई। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, NADH, देखो ध्यान से देखो, जब तुम किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया यहाँ पर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जब हम किसी को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने पर क्या निकलती है, एनर्जी। क्या निकलती है ब्रेक डाउन करने पर, बोलो एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी का इस्तेमाल इस महाशय ने किया है और ये तुरंत क्या हो गया, रिड्यूस्ड। क्या हो गया, रिड्यूस्ड। समझो बात को, मेरे पास एक कोई सबस्ट्रेट है जिससे बी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। मेरे पास एक A नाम का कोई सबस्ट्रेट था, मैंने उसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज मतलब ब्रेक डाउन किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। उससे क्या निकली बेटा, उससे निकली एनर्जी। क्या निकली, एनर्जी। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया इस NAD ने और ये रिड्यूस हो गया NADH में, ठीक है। तो ये हुआ रिड्यूस और ये हुए ऑक्सीडाइज। जब आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ चल रही हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में, अरे बोलो ना। तो जब हमारे पास A सबस्ट्रेट है, B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उससे एनर्जी निकली, उस एनर्जी को हमने तुरंत स्टोर किया और रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस हो गया, डन। अब कहानी क्लियर हो जाएगी तुमको, ध्यान से देखो इधर। अब हमको यही देखना है कि एनर्जी के कितने रूप। अभी तो मैडम आप बोल रही थी कि ATP होती है एनर्जी का रूप, पर ये एनर्जी NAD ने इस्तेमाल कर ली। तो ये NAD क्या है बेटा, NAD क्या होता है, NAD होता है कोफैक्टर। NAD क्या है, NAD कोफैक्टर है, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। पढ़ेंगे इसके बारे में, पर अभी आपको कुछ ज्यादा जानना नहीं है। ये भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है जब जैसे ATP है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में,
अगर ए मॉलिक्यूल को तोड़ने पर बी बनाया, उससे जो एनर्जी निकली वो NAD को दे दी, तो क्या हम ATP को नहीं दे सकते? दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? पर हमने यहाँ पर किसको दिया? NAD को दिया। तो जब भी आप ये याद रखना है कि अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये रिएक्शन होगी, NAD से आपको NADH बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन का प्रूफ है ये, दिस इज द प्रूफ ऑफ द ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन से अगर कोई चीज टूटती है और उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है NAD और वो तुरंत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। NAD का एनर्जी क्या है? डेफिशिएंट है। एनर्जी क्या है? अभी थोड़ा ये क्या है बच्चों? अभी एनर्जी डेफिशिएंट, ठीक है। प्लस प्लस बनाया, अभी इसके पास एनर्जी की कमी है। जैसे इसको एनर्जी मिली, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो मैडम ये एनर्जी जो हम इसको ऑक्सीडाइज करने पे निकाल रहे हैं वो ATP को नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। इसीलिए एनर्जी के दो रूप हो सकते हैं। ये मिटा दूं सारा, ये क्लियर हो गया ना सबको? इसीलिए एनर्जी के दो रूप हो सकते हैं। देखो ये सब क्यों बता रही हूं मैं, हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन का प्रूफ है NAD से NADH, ठीक है। इसीलिए एनर्जी के दो रूप हो सकते हैं। ध्यान से देखो क्या है वो, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसीलिए एनर्जी के दो रूप हो सकते हैं, या तो एनर्जी का रूप हो ATP के फॉर्म में, या तो एनर्जी का रूप हो NADH के फॉर्म में, ठीक। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? देखो ATP जो होती है ना, ध्यान से देखेंगे, ATP जो होती है ये रेडी टू यूज होती है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों? रेडी टू यूज। बस निकालो, डब्बा खोलो और खा लो, ठीक है। ये वो घर पे बनाया हुआ रसगुल्ला नहीं है कि पहले आटा गूंदो, फिर उसको तलो, फिर चाशनी बनाई। ये वो गुलाब जामुन है जिसको निकाला और खा लिया, ठीक है। तो ये रेडी टू यूज होती है। इसमें जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर? ये एडिनोसिन हो गया, ठीक है। एडिनोसिन का मतलब होता है शुगर, और इसमें जुड़े होते हैं 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स। क्या जुड़े होते हैं बच्चों? 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स, ठीक है। ये सीधा बॉन्ड है, ओके। 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं और ये रेडी टू यूज होती है। तो जहां पर भी ATP बनेगी वो रेडी टू यूज होगी। ATP ना बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनके फॉस्फेट बॉन्ड हमेशा बने ही रहे, बहुत ही अनस्टेबल होगा और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन होगा इसमें। समझ रहे हो बात को? फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन होगा। क्यों? क्योंकि हर सेल को एनर्जी की डिमांड तो बनी ही रहती है, बहुत एनर्जी की डिमांड तो कंटिन्यूसली बनी है, तो वो फटाफट ATP को तोड़ तोड़ के एनर्जी लेती जाएगी। एनर्जी कहाँ पर? इनके बॉन्ड्स के पास है, ठीक है। तो ATP इज द एनर्जी फॉर्म, रेडी टू यूज एनर्जी फॉर्म। इसीलिए इसे आप कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल। थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगी मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जब ATP बनती है तो हम ये बोलते हैं, पता है क्या? हम ये बोलते हैं कि कौन से कलर से लिखूं? हा हा हा। तो हम ये बोलते हैं कि हो रहा है क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए, जहां पर भी बने ATP तो हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मतलब किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब किसी एनर्जी देनी पड़ेगी, पर जब सबस्ट्रेट टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी भी। तो भाई किसी चीज़ को तोड़ने के लिए तुमने एनर्जी दी, ठीक है। अब कोई चीज़ टूटेगी तो भी तो एनर्जी निकलेगी। तो जब कोई चीज़ टूटती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक एक फॉस्फेट आप ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब जरूरत पड़े तो इन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी ले लो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन? बच्चों ये भी जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन? लिसन टू मी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ध्यान से देखें, फिर से समझें, ठीक। एनर्जी के दो रूप हो सकते हैं, ATP और NADH। ATP रेडी टू यूज एनर्जी है कि जिसको भैया अभी जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ATP देते जाओ। वो रेडी टू यूज नहीं है, वो रेडी टू यूज नहीं है, ठीक। तो अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो ATP तोड़ो, ठीक है।
एटीपी की कमी होती जाएगी तो क्या करेंगे वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। सो जब आप एटीपी बनाते हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जब यू हैव टू ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट एंड यू नीड सम एनर्जी, देन व्हाट यू हैव टू ब्रेक डाउन द एटीपी रेगुलरली। तो सबस्ट्रेट के लेवल पे आपने ऐड भी किया और सबस्ट्रेट के लेवल पे आपने जो है ब्रेक डाउन भी किया। यही सबस्ट्रेट से एनर्जी निकली तो जोड़ लो, सबस्ट्रेट को एनर्जी लगी तो दे दो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, SLP। नाउ देखो, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं बच्चों जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कौन सा कलर लूं यार, हाँ, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे प्रोटॉन्स भी निकालते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को तो हम यूं ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है, फ्री एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए मुझे, बताइए जो गौर से बताइए मुझे, जल्दी बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ओके। तो आप क्या है, NADH इज व्हाट, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या किया आपने, देखो, जब आपने A सबस्ट्रेट को तोड़ा और आपने B प्रोडक्ट बनाया तो इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको देना है, आपको इस NAD को देना है, और इसको लेकर प्रोटॉन दे दिया तो तुरंत क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो NAD जो है वो तुरंत रिड्यूस हो जाता है NADH में, ठीक है। इसका मतलब ये कि NADH के पास क्या है बच्चों, इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री स्टोर इलेक्ट्रॉन एंड स्टोर प्रोटॉन। देन इस NADH को आपको कहाँ ले जाना है, इस NADH को आपको ले जाना है, पता है कहाँ, इसे आपको ले जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस NADH के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्टोर हैं उससे आपको सिंथेसाइज करनी है ATP। समझ में आई बात। तो अगर आपको डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, ATP तोड़ लो, ATP कम होती जाएगी तो जो NADH है, जो कंटिन्यूसली काम होता भी रहता है कि जो NADH हम बनाते हैं ना वो सब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ले लेके जाते हैं और उससे ATP बनाते जाते हैं। हम NADH को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी का फॉर्म अभी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर हैं, जो है प्रोटॉन स्टोर है। वी हैव टू मेक द एनर्जी, वी हैव टू मेक द ATP लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो ये हम कहानी कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ग्लाइकोलिसिस में भी हम NADH बनाते हैं, क्रेब्स साइकिल में भी हम NADH बनाते हैं, और इन सारे NADH को हम लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टू मेक द ATP। वंस द ATP गोइंग टू फॉर्म बन जाती है तो फिर हम उसको फिर रेडी टू यूज हो जाता है। तो वी हैव दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक होता है रेडीमेड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन SLP, और एक होती है NADH जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जिससे हम ATP बनाएंगे इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहले होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है क्रेब्स साइकिल, और फिर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ताकि जो NADH बना है उसको सबको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाया जा सके। ये कहानी सबको क्लियर हो गई। आइए बच्चों, आइए, कुछ भी टफ नहीं है, बस मैं आपको कंसेप्ट बिल्डअप करा रही हूं क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सपोज दैट कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम पायरुविक एसिड को जो साइटोप्लाज्म में बना है उसको कहाँ ले जाते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हम उससे H2 और CO2 तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को आप क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं। कारण क्या है ये हम वहीं पर जानेंगे जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड वहीं पर साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई ना। डन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम लगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत हो गई, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे द ग्लाइकोलिसिस। तो चलो शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज हम लोग कहानी। किसी भी साइकिल को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से जान लेनी ज़रूरी है। ओहो हो, वो कौन सी चीज़ें हैं वो देखिए। ग्लाइकोलिसिस की सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकेशन क्या है। चलिए देख लेते हैं, बताइए। ये तो अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया। तो लोकेशन की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये कहाँ पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज फाउंड इनटू द
साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यही होता है इसका मतलब। ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, ओके, तो लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। अकरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, ओके। ये यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ मैंने आपको सिखाया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वी मेक द ग्लूकोज, ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस पौधों की लीव्स में होता है, ठीक है, और ये लीव्स फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज। बट सपोज दैट कि अगर इस रूट को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये ग्लूकोज यहाँ पर किस फॉर्म में जाएगा, बताइए, किस फॉर्म में जाएगा मेरे बच्चों, सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि यही है ट्रांसपोर्टेशन वाला फॉर्म। ये कई बार बता चुकी है आपको कि यही है ट्रांसपोर्टेशन वाला फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सुक्रोज बच्चों, सुक्रोज क्या होता है, ये होता है एक डायसैकराइड, कई हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, ये है डायसैकराइड। सुक्रोज किन दो यूनिट से मिलकर बना है, बताइए, सोचिए, बताइए मुझे, याद करिए, सुक्रोज किन दो यूनिट से मिलकर बना है, सुक्रोज मिलकर बना है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। किससे मिलकर बना है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ये दोनों, सुक्रोज कितने कार्बन का होता है, 12 कार्बन का, जबकि ग्लूकोज कितने कार्बन की होती है, 6, और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की, ठीक है। तो ये दोनों कैसी शुगर्स होती हैं, ये होती हैं मोनोसैकराइड्स। दोनों में अंतर क्या होता है कि एक एल्डोज शुगर है और एक कीटोज शुगर है। मैंने ये अभी आपको क्यों बताया, ये समझिएगा कहानी में क्या ट्विस्ट है, कि अगर सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लाइकोलिसिस में एंट्री ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर सकते हैं, ओके। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर सकते हैं। समझ गए इतनी कहानी। लोकेशन साइटोप्लाज्म में है, अक्रेंस यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में है, फोटोसिंथेसिस लीव्स करती हैं, पर अगर रूट को न्यूट्रिशन चाहिए तो सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। सुक्रोज एक डायसैकराइड 12 कार्बन वाली शुगर है। अगर हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें ना। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट, ओहो, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ओके। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें CO2 बाहर नहीं निकलती, ठीक है। CO2 किस में बाहर निकलेगी, एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेशन, या मैं कहूं कि जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर रहे होंगे तब निकलेगी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 बाहर नहीं निकलती। इसमें आपको पार्शियल, इनकम्प्लीट या मैं कहूं पार्शियल, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसमें डन। कैसा ब्रेकडाउन होता है, कैसा ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल, पूरा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। ये कहानी सबको क्लियर हो गई है, चलिए ये कहानी सबको क्लियर हो गई है। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ग्लाइकोलिसिस में ध्यान से देखें, मैं अब इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेती हूँ, ओके। ये कहानी सबको क्लियर हो गई कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों एंट्री ले सकते हैं, किसमें, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में स्टेप्स कितने हैं, बताइए कितने स्टेप्स हैं।
ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कल आपने सीखा कि अगर आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शन से, किसी साइकिल से, तो आप उसे डायरेक्टली ए से बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे, तभी आप इनॉर्मस एनर्जी निकाल पाएंगे। कल पढ़ा था हम लोगों ने कि भूल गए कि अगर हमें किसी रिएक्शन से किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पर इतनी सारी एनर्जी चाहिए तो उसे सिंगल स्टेप पे ब्रेक डाउन करने से नहीं मिलेगा, उसको धीरे धीरे जो है लोग कहते हैं ना मुर्गा जो है हलाल करके धीरे धीरे खाना चाहिए तभी टेस्ट आता है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। ओके, तो इसकी स्टेप्स कितनी हैं? 10 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट, ठीक है, थर्ड और 10th, ये 3 जो स्टेप्स होती हैं ये इरिवर्सिबल हैं। कैसी हैं बच्चों? इरिवर्सिबल हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ये स्टेप्स कैसी हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। डन, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? सारी अपन ने भूमिका बांध ली है। चलिए, तो 10 स्टेप्स में हम लोग पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं। आ जाइए देखें वो क्या होता है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं क्या है स्टेप। ओके, ये पूरा पाथवे है, मैं आखिरी में आपको समझाऊंगी, पहले अपन सीधा स्टेप्स पे आते हैं। आइए देखिए पहला स्टेप क्या कहता है। देखो पहला स्टेप क्या कहता है वो ध्यान से समझो। देखो मैं तुमको एक ब्लैंक बोर्ड पे ही बताती हूँ, ठीक। देखो स्टेप नंबर 1, अभी वहां पे भी आएंगे हम लोग तो टेंशन ना लेना। स्टेप नंबर 1 क्या है ग्लाइकोलिसिस का? देखो मैं खुद से लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम भी मेरे साथ साथ लिखो और पूरा ग्लाइकोलिसिस सीखो। जो ना सीखोगे मेरी बात, ठीक है, हो जाएगा काम बर्बाद। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, सो हमारे पास ये है महाशय ग्लूकोज। बहुत ही खुश हैं क्योंकि इन्हें सेल के लिए ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें करना है एक फॉस्फेट का एडिशन। समझो बात को। फर्स्ट स्टेप में हमें पूरी डिटेल यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर रिएक्शंस लिखूंगी। ऐसा कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर स्टेप की डिटेल्स लिखती जाती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 में वी हैव टू, सब लोग मेरे साथ ही लिखेंगे, हमको करना है इसमें एडिशन। किसका एडिशन करना है? फॉस्फेट का, ठीक है। किसका एडिशन करना है? फॉस्फेट का एडिशन करना है। तो जब भी आपको किसी भी रिएक्शन में फॉस्फेट का एडिशन करना है बच्चों, ठीक है, जब भी आपको फॉस्फेट का एडिशन करना है तो यू नीड टू स्पेंड एटीपी, यू नीड टू स्पेंड एनर्जी, ठीक है। आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। और एनर्जी रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? पढ़ा हम लोगों ने, रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है एटीपी। तो जब भी आपको फॉस्फेट एडिशन करना है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी चीज में, तो आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि एटीपी के पास होते हैं 3 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट इस कंपाउंड से जुड़ जाएगा। पर जब आप एटीपी से एक फॉस्फेट निकालेंगे, व्हाई वी आर एडिंग द फॉस्फेट इनटू द ग्लूकोज, दैट इज द मेन कंसेप्ट। कभी भी फाइनल स्टेप में जाने से के पहले आप उसको प्रिपरेटरी फेज से गुजारोगे, पहले उसको तैयारी करवाओगे, पहले उसको तैयार करोगे। भाई ऐसे थोड़ी नीट का एग्जाम दे देते हैं अपन लोग, पहले पूरी तैयारी करते हैं ना। तो पहले हम ग्लूकोज की तैयारी करवाएंगे ताकि वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सके। तो हमें थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो एनर्जी का फॉर्म क्या है बच्चों? एटीपी। एटीपी इज द रेडीमेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, जो खटाक से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ग्लूकोज को एनर्जी देगा। काहे के लिए? To convert into the glucose 6-phosphate, we have to add the phosphate into the glucose to make it more active, ठीक है। And if we want to make the glucose more active, या हमें ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड करना है, तो हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एटीपी से एक फॉस्फेट को निकालेंगे तो बॉन्ड को तोड़ने पर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे इस फॉस्फेट को ग्लूकोज के साथ जोड़ने में। फिर से समझें,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमें एक फॉस्फेट की आवश्यकता है। इस फॉस्फेट को हम ATP से निकालेंगे। ATP से जो फॉस्फेट निकलेगा वो ग्लूकोज से जाकर जुड़ जाएगा। जोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी कौन देगा? ये ATP जब अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा और फॉस्फेट रिलीज करेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करके फॉस्फेट को ग्लूकोज से जोड़ देंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो इससे जो भी, इस बॉन्ड से जो भी हमको एनर्जी मिल रही है ना, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे फॉस्फेट जोड़ने के लिए, ठीक है। और फॉस्फेट भी ATP दे रहा है और एनर्जी भी ATP ही दे रहा है। चलो, अगर आप किसी कंपाउंड में फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? phosphorylation. So if you are adding the phosphate into any compound, the process is called as phosphorylation. ठीक है? Okay. And if you are spending the ATP, अगर आप spend कर रहे हैं ATP को, तो इस एक्टिविटी को आप कहते हैं काइनेज एक्टिविटी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काइनेज एक्टिविटी। बिल्कुल ध्यान से समझना। सो इफ यू आर एडिंग द फॉस्फेट, द प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, एंड इफ यू आर यूजिंग द ATP, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज काइनेज एक्टिविटी। और एंजाइम भी काइनेज ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। या मैं कहूँगी कहीं पे काइनेज एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हो मतलब ATP खर्च हो रही। काइनेज से याद रखना कि वी आर यूजिंग द ATP, वी आर गिविंग द ATP, ठीक है। सो ग्लूकोज को हमें बनाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। क्या बनाना है ग्लूकोज को? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हम एंजाइम इस्तेमाल करेंगे काइनेज, क्योंकि हम फॉस्फेट 6वें पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस काइनेज का नाम हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं मैग्नीशियम आयन, जो रिएक्शन को स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपने एक फॉस्फेट ATP से निकाल लिया, तो ये क्या बन गया? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आपने इसमें एनर्जी स्पेंड की। ये पूरी प्रोसेस क्या है? फॉस्फोराइलेशन। क्या है ये बच्चों? फॉस्फोराइलेशन। दैट्स इट, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट स्टेप। आ जाओ, क्लियर हो गया सबको? देखें कैसे बनाया हम लोगों ने। आ जाइए, देखिएगा, ध्यान से देखिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हालांकि मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर मैं बना देती हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं। कई बार इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बच्चों। ग्लूकोज को आपको क्या देना है? ATP देना है, ठीक है। या ग्लूकोज के साथ हमको ATP खर्च करनी है। इसका एक फॉस्फेट उठाकर हमें 6th पोजीशन पर लिखना है, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन को इसका एक फॉस्फेट देना है, ठीक है। एंजाइम कौन सा लगेगा? एंजाइम लगेगा फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, या हेक्सोकाइनेज लिख दें तो भी चलेगा, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया आपने? हेक्सोकाइनेज। और आपने ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पे एक फॉस्फेट को ऐड कर दिया। डन 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 डन, ठीक है। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरीके से फॉस्फेट को ऐड करेंगे, बस, ठीक है। ऐड हो गया, पर क्योंकि हमने इस ट्राइफॉस्फेट में से, ठीक है, 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट दे दिया है, तो इनके पास कितने फॉस्फेट बचे? 2 फॉस्फेट बचे। इस रिएक्शन को आपको मैग्नीशियम आयन देना पड़ेगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन भी बता दी मैंने, पूरी डिटेल भी बता दी मैंने, ठीक है। कैसी होगी रिएक्शन ये भी बता दी मैंने। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखो, पहले के जो स्टेप्स होते हैं इनको आप क्या कहते हैं? एनर्जी देने वाले स्टेप्स, ठीक है, ठीक है। अभी ये एनर्जी नहीं बनाएंगे, अभी इनको तैयार करो पहले, ठीक है। बढ़िया से तैयार कर लोगे जब, ठीक है, तो फिर ये एनर्जी बनाएंगे, ओके।
चलिए, तो ये काइनेज एक्टिविटी सबको समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप होता है फॉस्फोराइलेशन। लेशन, एशन का मतलब ही होता है टू मेक द रिलेशन। किससे रिलेशन बनाओ भैया? फॉस्फेट का रिलेशन बनाओ विद द ग्लूकोज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हम लोग। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चों? फर्स्ट स्टेप इज सो इजी बीजी। सेकंड स्टेप पे आते हैं। देखिए अब क्या करोगे, देखो अब क्या करना है अपने को। यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। देखो एंजाइम ने यहाँ पे गलत लिखा है, तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करवाऊंगी, कई बार थोड़ा ह्यूमन एरर हो जाता है। सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है। आ जाओ बच्चों, मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, तुम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 देखेंगे अब हम लोग। ये पूरी कहानी इधर मैं पूरी डिटेल लिख देती हूँ क्या है, और इधर पूरा रिएक्शन लिख दिया मैंने, रिएक्शन का स्ट्रक्चर वहां पे बना दिया। ठीक है, तो क्या करना है फर्स्ट स्टेप में? एडिशन करना है फॉस्फेट का। सो व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज काइनेज एक्टिविटी। इसलिए एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। जब आपने एक फॉस्फेट इसको दे दिया, किसको दे दिया? ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। हमको फॉस्फेट को ग्लूकोज के साथ जोड़ ही इसलिए रहे हैं ताकि जो है तो रिएक्शन एक्टिवेट हो सके। दूसरी बात ये है कि जब आप एटीपी से एक फॉस्फेट निकालोगे तो उससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा ग्लूकोज और फॉस्फेट को ऐड कर लेगा 6वें पोजीशन पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। नाउ स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 का नाम है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ये क्या है मैडम? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। चलो देखो, आ जाओ। सो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। क्या है हमारे पास? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, नाउ इससे हमें बनाना है इसका एक आइसोमर। ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, और सेम आइसोमर बनाना है तो 6 फॉस्फेट इस पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? बोलिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं आइसोमराइजेशन। वी आर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज। ठीक है, वी आर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज। ओके, ध्यान से देखिए, वी आर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द अनदर आइसोमर। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्लूकोज क्या होती है? एल्डिहाइडिक शुगर होती है। ग्लूकोज क्या है बच्चों? एल्डिहाइडिक शुगर है। इसी का सेम आइसोमर होता है फ्रक्टोज, पर वो एक कीटोनिक शुगर है। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1 2 3। ओके, ये देखिए, ओके, बन गया। सो दिस इज द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो आपने आइसोमराइजेशन किस कंपाउंड का किया है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो एंजाइम का नाम क्या होगा बच्चों? एंजाइम का नाम होगा फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, देखो भैया ऐसा है कि स्ट्रक्चर नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखो कि जब भी हम किसी का आइसोमराइजेशन करते हैं, जब भी हम किसी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, और सेम टू सेम वैसा ही रहता है। आइसोमर बना रहे हो ना, ये इनके में कोई अंतर थोड़ी है। ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है, बस। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? सिर्फ आइसोमर चेंज कर दिया। तो आपको एंजाइम्स तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एंजाइम, वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। बस खत्म। तो पहला स्टेप क्या किया है भैया? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर किस में कन्वर्ट किया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम किया गया? इस्तेमाल किया? आइसोमरेज। कौन सा आइसोमरेज? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। इसमें फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, ये भी लिख देती हूं मैं। ठीक है, ओके, इसमें आपने एटीपी खर्च की थी, बोलिए, एटीपी से एडीपी बनाया था। ये स्टेप हो गए, 2 स्टेप क्लियर, डन डन, कोई टेंशन ही नहीं है अब। तो ये हो गया आइसोमराइजेशन, विच इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, सो ये हो गया अपना स्टेप 1।
ठीक है, दिस इज आर स्टेप 1। ओके, स्टेप 2 में इफ़ यू सी कि यहाँ पर मैंने हालांकि आपको बना के सारा कुछ दिखाई दिया है, तो कोई टेंशन तो है नहीं, तो आपको चिंता करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। फॉस्फोहेक्सोकाइनेस फर्स्ट स्टेप पे, और दूसरे स्टेप पे है फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। ठीक है, फॉस्फेट ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, फॉस्फेट ऐड करना है। ठीक है, और आप जो है तो आइसोमर बना रहे हैं, इसलिए एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पे, विच इज द स्टेप 3। देखते हैं स्टेप 3 क्या बोलता है। स्टेप 3 की कहानी ये है कि आपके पास ऑलरेडी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रखा है, ध्यान से समझते जाइएगा। ऑलरेडी यू हैव फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम द स्टेप 2। ठीक है, तो बना लेते हैं एक बार फ्रक्टोज। ठीक है, तो ऑलरेडी यू हैव, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ओके, so you already have the fructose 6 phosphate. This is fructose 6 phosphate. Now what you have to do, ठीक है, क्या करना है आपको, अब इसमें आपको ऐड करना है एक फॉस्फेट जो है इधर साइड, इसको थोड़ा सा मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। ओके, ऐसा CH2OH OH। ठीक है, now we have to add another phosphate into the first carbon। ठीक है, और आपको मैंने अभी क्या समझाया था कि अगर आप कहीं पर फॉस्फेट ऐड करते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी। और अगर आपको कभी फॉस्फेट ऐड करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा इस रिएक्शन को, ATP। ATP से एक फॉस्फेट निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ADP। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी, काइनेज कहीं भी नाम आता है तो आपको सीधा ये याद करना है कि यहाँ पर ATP खर्च होगी, दैट्स इट। कहीं भी काइनेज नाम आता है तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि वहां पर ATP खर्च होगी। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग किस पर फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, किस पर ऐड कर रहे हैं, फ्रक्टोज पर ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो। फ्रक्टो पर ऐड कर रहे हैं फ्रक्टोकाइनेज, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी सिखाया कि जहां पर भी आप फॉस्फेट ऐड करें या ATP का इन्वॉल्वमेंट रखें, वहां पर मैग्नीशियम आपको देना पड़ेगा, जो कि स्टेबिलिटी और एक्टिवेशन करवाता है रिएक्शन का। नाउ अगर आप देखें कि इसके दोनों साइड पर फॉस्फेट ऐड हो चुके हैं, ये देखिए, रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस मैं आपको लोकेशन के वाइज समझा रही हूँ कि आपको पता रहे कि किस तरीके से एडिशन होता है। इसके बाद जो है ये वाला जो है लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ पायरुवेट एसिड का ही डायग्राम, पायरुवेट का ही बताऊंगी। ओके, डन, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और एक ADP आपने यहाँ पर निकाल दी क्योंकि आपने इसका एक फॉस्फेट उठाकर उसके फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ दिया। तो पहली रिएक्शन में, इसके पहले वाली रिएक्शन में व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा आपको कि इसके पहले वाली रिएक्शन में आपने 6वें पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड किया, फिर आपने पहले पोजीशन पे भी ऐड कर दिया। डन। जब भी आप जो है फॉस्फेट ऐड करते हैं तो आपको ATP खर्च करनी पड़ती है, इसे काइनेज एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक की रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, बताएंगे मुझे, कहाँ तक की कंप्लीट हो गई अपनी। शुरू करते हैं, बिल्कुल बार बार रिवीजन करना है। हमने ग्लूकोज से बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब मैं छोटा छोटा लिखूंगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया बाबा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसको बिसफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या बना लिया है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इतनी कहानी हो गई। पहली रिएक्शन में आपने क्या किया है, ओके व्हाट द हेल, ये क्या हुआ, चलो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपने बनाया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फॉस्फोराइलेशन। क्या है ये, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन और कहाँ पर हो रहा है बताएंगे मुझे, फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, और इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है बोलिए, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ ताकि रट जाए। इसमें क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन, आप सिर्फ और सिर्फ आइसोमर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ATP खर्च करनी पड़ी, जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन करते हैं, फॉस्फेट ऐड करते हैं, और यहाँ पर भी आपको ATP खर्च करनी पड़ी। टिल नाउ कोई भी ATP फॉर्मेशन नहीं हुआ,
यहां पर अभी भी कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप एटीपी दिए जा रहे हैं, खाए जा रहा है, ठीक है। तो कोई एटीपी फॉर्मेशन नॉट टिल नाउ। एंजाइम का नाम क्या है? क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। इसका नाम क्या है? आइसोमरेज, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज, कुछ भी कर दो। उसके बाद ये कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तीनों एंजाइम भी क्लियर हो गए आपको। चलिए अब हम आते हैं रिएक्शन नंबर। कौन कौन से, ओहो हो, कौन कौन सी रिएक्शन हो गई भैया? फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड रिएक्शन हो गई, और ये हो गई थर्ड रिएक्शन, ठीक है। ओके डन। अब हम थर्ड रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अब हम इस थर्ड रिएक्शन पे जो कंपाउंड बना है इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसे आप क्या कहते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और ये है रेडी फॉर द क्लीवेज, ठीक है। ये किस चीज के लिए रेडी है बच्चों? ये है क्लीवेज के लिए रेडी फॉर द क्लीवेज। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए क्लीवेज कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मिटा रही हूं मैं। सो ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, एंड दिस इज द, अभी तो सेकेंड रिएक्शन ही कंप्लीट हुई है, अब थर्ड रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग सही से कर दूं मैं। ओके चलो। सो यहाँ पर ये है हमारी फर्स्ट रिएक्शन, ये है हमारी सेकेंड रिएक्शन, और अभी सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद जो चलेगी वो है अपनी थर्ड रिएक्शन। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जो थर्ड रिएक्शन होती है, फर्स्ट रिएक्शन होती है और 10th रिएक्शन होती है, वो रिवर्सिबल होती है, मतलब ये भी रिवर्सिबल है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, देखिए कैसे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रिएक्शन? देखिए आ जाइए। सो दिस इज द स्टेप नंबर 3, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 3। अब हम स्टेप नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाइए स्टेप नंबर 3 को आगे बढ़ाइए। देखिए ये है स्टेप नंबर 4। यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? देखिए स्टेप 4, देखिए आपके पास क्या बना रखा हुआ है? आपके पास क्या बना रखा हुआ है? कौन से कलर से लिखूं या इससे लिखती हूं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, अब यहां पर थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जानकारी का मतलब यह है कि शुगर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दो ही प्रकार की हो सकती है। या तो वो एल्डिहाइडिक शुगर हो सकती है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। या तो वो शुगर कैसी हो सकती है बच्चों? एल्डिहाइडिक, या तो कीटोनिक, ठीक है। ओके, ये क्या है? शुगर है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसको आपको क्लीवेज करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? क्लीवेज, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम पता है क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन नाम है। इस प्रोसेस का नाम है एल्डोलेस क्लीवेज। एल्डोलेस क्लीवेज, क्लीव कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कितने कार्बन शुगर है? 6 कार्बन शुगर है। तो जब आप क्लीव करोगे तो कितने कार्बन की शुगर बनेंगी? 3 इधर और 3 इधर। यहां पर आपके पास बनेगी कीटोनिक शुगर, यहां पर आपके पास बनेगी कीटोनिक शुगर, और इसी तरीके से इसका एक आइसोमर हम बना लेंगे जो कि होगा एल्डिहाइडिक शुगर। ध्यान से देखते जाइएगा, एल्डिहाइडिक शुगर, डन, ठीक है। कीटोनिक शुगर में हम जिस शुगर को बनाएंगे उसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर से समझें, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट है आपके पास जो कि 6 कार्बन का है। इसको आपको क्लीव करना है, तो क्लीव करने से या तो आपके पास एल्डिहाइडिक शुगर बनेगी या तो आपके पास कीटोनिक शुगर बनेगी। अगर आपके पास कीटोनिक शुगर बन रही है तो शुगर का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और अगर नहीं बनती ही बनती है, समझ में आई बात? तो एक आपके पास है कीटोनिक शुगर और एक है आपके पास एल्डिहाइडिक शुगर। कीटोनिक शुगर का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एल्डिहाइडिक शुगर का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके, ये बेटा पता है, अगर आपको पढ़ना ही है कि कहाँ है, ये क्या है, क्या बता रही मैडम, क्या है एल्डिहाइडिक शुगर, क्या कीटोनिक शुगर, आपको ना पता है वो लेक्चर लगाने पड़ेंगे। कौन से पता है? शुगर वाले, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ओके,
क्या हो गया है, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डाईहैप, ठीक है, ओके, इसको हम डाईहैप लिख सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसे हम लिख सकते हैं PGL, 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कहानी ये है कि आपने 6 कार्बन को तोड़ा है, 6 कार्बन वाली शुगर को तोड़ा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम आप यूज करोगे वो होगा एल्डोलेज, क्योंकि ये एल्डोलेज क्लीवेज नाम ही है, एल्डोलेज एंजाइम यूज किया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 शुगर बनाई, एक शुगर आपने बनाई कीटोनिक और एक शुगर बनाई आपने एल्डिहाइडिक, ठीक है। ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, ये दोनों क्या हैं बच्चों, आइसोमर्स हैं। ये जो है ना इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। यहाँ से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप, यहाँ से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये वाला जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। तो अगर आपके पास 1,6 फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट को तोड़ने के बाद एक कीटोनिक शुगर मिली और एक एल्डिहाइडिक शुगर मिली, और डाईहैप जो है वो कन्वर्ट हो सकता है PGAL में, तो ये जो है रिएक्शन इसके आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो डाईहैप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाईहैप विल कन्वर्टेड इनटू द 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आपके पास कितने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो गए हैं बच्चों, बताइए मुझे। अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब रिएक्शन डबल हो जाएगी यहाँ से, प्लीज रिमेंबर दिस, यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हम 2-2 काउंट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो था वो उसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक तो ऑलरेडी था ही, ऊपर से डाईहैप भी किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, क्योंकि ये दोनों आइसोमर हैं, ठीक है, ये आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। तो हमने फ्रक्टोज को तोड़कर 2 आइसोमर्स बनाए और ये आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पर हमें कोई आइसोमरेज टाइप का ही आइसोमराइजेशन ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा जो है तो एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आइसोमरेज। कौन सा आइसोमरेज इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फॉस्फो आइसोमरेज, ठीक है। हम इसमें फॉस्फो एल्डो आइसोमरेज भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो दिस इज नथिंग, ये आइसोमर्स ये तो है कीटोन, ये सेम ही फार्मूला की है, कीटोनिक शुगर है, सेम ही फार्मूला की एल्डिहाइडिक है, दोनों आइसोमर इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करोगे, आइसोमर, वो चाहे तो ये बन सकता है, ये चाहे तो वो बन सकता है, पर ये नॉर्मली ये नहीं बनता, यही वो बन जाता है, डाईहैप ही PGAL में कन्वर्ट होता है। तो अब आपके पास PGAL के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, डन डन डन। आगे बढ़े, स्लाइड्स पे आए। अब बच्चों देख लेते हैं स्टेप 4 और स्टेप 5 क्या बोल रहा है हमारा। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा कि फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट है, नाउ इट इज रेडी फॉर द क्लीवेज, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया बच्चों, ये रेडी है क्लीवेज के लिए, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज रेडी फॉर द क्लीवेज। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इन्वेस्ट की है, कोई एनर्जी बनाई नहीं है, ठीक है। तो जब आपने क्लीव किया तो ये कौन सा स्टेप हो गया, दिस इज द स्टेप नंबर 4, ठीक है। और जब आपने क्लीव कर लिया तो इट इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 5, ठीक है। क्लीव करके आपने 3-3 कार्बन की 2 शुगर्स बनाई, ठीक है, 3-3 कार्बन की 2 शुगर बनाई, जिसमें से एक जो शुगर है ये कैसी शुगर है, ये है एल्डिहाइडिक शुगर बच्चों, ठीक है, हाँ एल्डिहाइडिक शुगर है, ओके। और ये वाली जो शुगर है दिस इज द कीटोनिक शुगर, ये कौन सी शुगर है, कीटोनिक शुगर है, ओके डन। सो एक है एल्डिहाइडिक शुगर, एक है कीटोनिक शुगर, ये भी 3 कार्बन की, ये भी 3 कार्बन की, ये 2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो हम एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ट्रायोज आइसोमरेज, क्योंकि एल्डिहाइड आइसोमर ही तो चेंज कर रहे हैं, कीटोन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, दैट्स इट। तो ये हुआ स्टेप नंबर 4 और 5। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग स्टेप्स को फिर से। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। स्टेप 3 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनाया। और स्टेप नंबर 4 में फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट को क्लीव कर दिया, ठीक है। और क्लीव करके स्टेप नंबर 4 में हमने इसको क्लीव किया। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया कि हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम स्टेप नंबर 6 की ओर चलेंगे। सो दिस इज द 4th स्टेप एंड दिस इज द 5th स्टेप, दिस इज द नंबरिंग, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके डन,
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 6th नंबर का स्टेप जो अभी हम डील करने वाले हैं। अब आप रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब आप जो भी चीज इसके आगे बनाएंगे उसको 2-2 से इनटू करते जाइएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 6, ठीक है। स्टेप सबको क्लियर हो गए? कितने कितने हैं कि लिख के बताऊं कि वी हैव ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये पहला स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, दूसरा स्टेप है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है। फिर ये तीसरा हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बनाया, ये अपना यहाँ से अपना चौथा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपन ने क्लीव किया तो यहाँ पर आपने बनाया डाईहैप और आपने बनाया PgAl, ये हुआ पांचवा स्टेप्स तक सारी कहानी आपको क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? सो ये हुआ ग्लाइकोलिसिस के 5 स्टेप्स। आइए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे बच्चों? स्टेप नंबर 6 की। देखिए क्या कहता है स्टेप नंबर 6, आइए क्या कहानी है स्टेप नंबर 6 की। देखिए अगर आप एसिड को क्या करें, अगर आप एसिड को रिड्यूस करें, या थोड़ा साफ साफ लिखती हूँ, अगर आप एसिड को क्या करें, रिड्यूस करें, उसमें क्या करें, रिडक्शन, तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और अगर एसिड को एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो बनता है एसिड। ये कहानी मैंने क्यों बनाई? एसिड क्या है भैया? COOH हो जिसमें हो, ठीक, और एल्डिहाइड क्या है? जिसमें CHO हो, ठीक। तो ऑक्सीडेशन, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन में आप करते क्या हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो एसिड बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप यहाँ पर कहानी सुनिए जो मैं बता रही हूँ, देखिएगा क्या होता है। आपके पास 3 PgAl है, ठीक है। PgAl मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पूरा नाम लिख देती हूँ नहीं तो आधे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ओके। व्हाट यू हैव 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बच्चों, ठीक है। आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पड़ा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल है इसके? 2, क्योंकि डाईहैप भी कन्वर्ट हो गया था ना, ठीक है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यहां पर करना है ऑक्सीडेशन। व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहां पर करना है बच्चों ऑक्सीडेशन। डन, व्हाट यू हैव टू डू, करो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर लो इनका। चलो, सो ये जो ब्लू एरो है ये हमको बता रहा है कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब भी हम लोग किसी चीज का करते हैं, ध्यान से समझो, अगर हम किसी चीज का क्या कर लें? ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी चीज का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, तो क्या क्या निकलता है उससे बताइए मुझे। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो निकलेगा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी चीज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है। अब इस ना तो हम इस इनॉर्मस एनर्जी को वेस्ट करवा सकते हैं और ना ही इस इलेक्ट्रॉन को वेस्ट करवा सकते हैं, ना ही हाइड्रोजन को इधर उधर फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अगर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा क्या। अगर हम 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? एसिड। तो यहाँ बनता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैडम यहाँ तो आप 3 फॉस्फो बोल रही हो और यहाँ 1,3 फॉस्फो बोल रही हो, कारण बताओ और इनाम पाओ। चलो देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हुआ और 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है, ठीक है। अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स ये सब निकला हुआ है,
तो इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हम जाने नहीं देंगे इसे, ठीक है, पकड़ के रखेंगे इसको अपने पास। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास ये NAD है, ये ऑक्सीडाइज स्टेट पर है, ठीक है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोगे ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ये वाला एरो है ये बता रहा है रिडक्शन, ठीक है, और जो ग्रीन वाला एरो है मेरे भाई साहब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। अब देखो इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड होने के लिए H3PO4, ठीक है। या मैं इसको अभी मिटाती हूँ, ध्यान से देखना, अभी मैं बाद में लिखूंगी। यहाँ पर देखो हमेशा we need lots of energy for the addition of phosphate, needs lots of energy for the addition of phosphate, ठीक है। तो हमें फॉस्फेट को ऐड करने के लिए खूब सारी एनर्जी निकालनी पड़ती है, मतलब एक्चुअली ऐड करने के लिए खूब सारी एनर्जी निकालनी, यूज़ करनी पड़ती है। अब देखो ATP में भी जब हम फॉस्फेट जोड़ते हैं तो उसके बॉन्ड्स जो, जैसे मान लो ADP है, अब ADP जो है अगर इसमें आपको एक और फॉस्फेट जोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, समझ में आ गई बात। अगर एनर्जी चाहिए तो बीच का बॉन्ड तोड़ो, पर अगर आपको फॉस्फेट जोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। ऐसे ही क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन हुआ है, फर्स्ट, अरे रे, ठीक है, क्या हुआ है बच्चों, फर्स्ट ऑक्सीडेशन यहीं होता है, ओके, पहला ऑक्सीडेशन यहीं पर होता है, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो पहले ऑक्सीडेशन का प्रूफ क्या है, NAD से NADH बनना, ये प्रूफ होता है, दिस इज द प्रूफ। अगर किसी रिएक्शन में ये बन रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इतनी सारी एनर्जी निकली तो इस एनर्जी का फॉस्फेट तुरंत आ जाएगा, लो आ जाओ मैं आ गया हूँ, मुझे प्लीज ऐड कर लो, एनर्जी तो है ही, मैं ऐड हो जाता हूँ तुम्हारे साथ, बाद में हम उसको निकाल देंगे, पर अभी तो इतनी इनॉर्मस एनर्जी बनी हुई है, पहला ऑक्सीडेशन हुआ है, एक्साइटेड थे, बहुत सारी एनर्जी निकाले। तो अब हम इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को पहले तो एसिड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। पहले तो आप एसिड में बनाओ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब इनके पास एक फॉस्फेट ऑलरेडी था, ठीक है, तो एक 3 पोजीशन पे, ठीक है, एक को 3 पोजीशन पे ऐड कर दीजिए और एक को पहले पोजीशन पे ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फेट एक उनके पास ऑलरेडी था, एक बिल्कुल उड़ता हुआ आया क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, उस एनर्जी का इस्तेमाल उसने किया और जाके दन से किसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ, ठीक है, ओके। बाद में इस फॉस्फेट को हम निकाल के फेंक देंगे, पर अभी हमको किसी ना किसी फॉर्म पर ये जो ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकल रही है इसको स्टोर करना है। तो पहला आपने कहाँ स्टोर किया, फॉस्फेट के बॉन्ड बनाकर स्टोर कर लिया। दूसरा आपने कहाँ स्टोर कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनटू द NADH। बाद में इसको, अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि NADH इज नॉट द रेडिली अवेलेबल एनर्जी। ATP हम रेडिली यूज करते हैं, रेडीमेड फॉर्म होता है एनर्जी का, पर NADH नहीं होता है। समझ में आ गई स्टेप नंबर 6 कहानी कि वी हैव एल्डिहाइड। सो जब हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है। पहला ऑक्सीडेशन आपका इसी स्टेप में होता है आफ्टर द क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और हम इस वाले कंपाउंड से जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका इस्तेमाल एसिड में कन्वर्ट होते हुए फॉस्फेट को एक ऐड कर लेंगे। क्यों, हम बॉन्ड बना बना के क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम बॉन्ड बना बना के एनर्जी स्टोर करते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। बाद में हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये हो गई कहानी। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन, ये कहानी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ओके। इसका एंजाइम्स देख लो बेटा, एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, हालांकि एंजाइम है नहीं बट ठीक है, देख लो क्या है। इसका एंजाइम का नाम है डाइफॉस्फो, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, एक्चुअली जगह भी तो नहीं है, इसको रब कर देती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ एंजाइम का नाम
देखिए यहाँ पर एंजाइम का नाम लिख रही हूँ, एंजाइम का नाम है डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा, ये नाम ना याद रहे तो मैडम क्या करें? हमेशा ये याद रखो कि जहाँ पर भी आप एटीपी खर्च कर रहे हो वहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होगा काइनेज। ठीक है, जहाँ पर भी आप NAD से NADH बना रहे हो वहाँ एंजाइम इस्तेमाल होगा डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा इस्तेमाल होगा बच्चों? डिहाइड्रोजिनेस। डन 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 डन। तो ये हमारा पहला ऑक्सीडेशन हो चुका है, हमने अपनी एनर्जी जो है बनाना शुरू कर दिया है। आइए नोट्स देख लेते हैं इसके। हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को आगे बढ़ाना है। चलिए देखें क्या किया हम लोगों ने। चलो स्टेप 6 देखिए क्या कह रहा है। कोएंजाइम NAD reacts with 1,3-phosphoglyceraldehyde removing 2 hydrogen atom from the glyceraldehyde, ठीक है, and it make the 1,3-diphosphoglyceric acid। बेटा ये क्या है? ग्लिसरिक एसिड। ओके, तो ये क्या हो गया? जब आप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, NAD के प्रेजेंस में, NAD मतलब ये क्या होता है? NAD क्या होता है? रिड्यूस, और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। पूरी कहानी अपन लोगों को अभी मैंने क्लियर कर दी है, क्यों स्टेप्स हो रहे हैं ये आपको समझ में आ गया। अभी तक कौन से स्टेप कर लिया हमने? एक हर चीज आपको लिख लिख के मैं इसलिए बता रही हूँ कि बार बार आप सीक्वेंस ना भूलें। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से दो चीज़ें बनाई, एक बनाई डाइहैप, ठीक है, और फिर एक बनाया आपने 3PGAL। इसके कितने मॉलिक्यूल आपने यूज़ किए हैं? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम एल्डिहाइड का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर पहला ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर NAD विल रिड्यूस इनटू द NADH। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और ये बन जाएगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है। क्या बनेगा? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ओके, इसमें एक आपने फॉस्फेट ऐड किया क्योंकि आपके पास खूब सारी क्या बनी हुई थी? एनर्जी, और हमने एक फॉस्फेट ऐड करके हमने एक फॉस्फेट बॉन्ड बना लिया और एनर्जी को उन बॉन्ड्स में स्टोर करके रख लिया। ये है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप। इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेशन। इसमें आप क्या करते हैं? आइसोमराइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेशन। इसमें आप क्या करते हैं? क्लीवेज। इसमें आप क्या करते हैं? आइसोमराइजेशन। इसमें आप क्या करते हैं बताइए? इसमें आप करते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, पूरी कहानी क्लियर हो गई कि हमने किसमें क्या क्या कर लिया। डन। ठीक है, तो ये हो गए पूरे स्टेप। अभी तक पूरा स्टेप रिवाइज करवा दिया मैंने, हर एक स्टेप के बाद मैं आपको ये करवाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना हुआ है? लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 7। ठीक है, आइए देखते हैं स्टेप नंबर 7 महाशय क्या कह रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास अभी क्या बना हुआ रखा है बताइए। हमारे पास मैडम बना हुआ रखा है 1,3, ठीक है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। ओके, बना हुआ है। अब मैं ये चाहती हूं कि इससे मैं थोड़ी सी एनर्जी बनाऊं मैं चाहती हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लो आप। ठीक, स्टेप देखो, यहाँ पे अपन ने बनाया भी होगा, लिखा भी होगा कहीं पर। आओ देखो, ये देखो। अब आप ग्लिसरिक एसिड को क्या करना है? ठीक है, इसमें आपको ATP बनाएंगे। कैसे ATP बनाएंगे? ध्यान से देखो, आप तो छोड़ो बाकी कहानी, एंजाइम्स की जरूरत नहीं है अभी। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास कितने फॉस्फेट हैं बेटा? कितने मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। 2 इंटू करते जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर आप कितने क्या कर रहे हो बताओ मुझे। यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आपके पास 2 फॉस्फेट है। ठीक है, ओके, अब आपके पास 2 फॉस्फेट है तो आपने क्या करना है? एक फॉस्फेट को निकालना है। ठीक है, आपको करना क्या है? एक फॉस्फेट को निकालना है। जब आप एक फॉस्फेट को दे दोगे तो जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है
वो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेरी बात समझ में आई बात। स्टेप नंबर 7 में आप क्या कर रहे हो बच्चों, स्टेप नंबर 7 में आप फॉस्फेट रिमूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो स्टेप नंबर 7 में, आप फॉस्फेट को रिमूव कर रहे हो। फॉस्फेट को जैसे ही आपने रिमूव किया वैसे ही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उसको कैच कर लेगा और तुरंत जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम का नाम होगा ट्रांसफरेज। क्या होगा बेटा, ट्रांसफरेज। आपने यहां पर बना ली एटीपी, बोलिए बन गई। अब यहाँ पर एटीपी है तो इंटू 2 करते जाइएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 7 इज कंप्लीटेड बेटा, कंप्लीटेड, कोई टेंशन नहीं है। देखो ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या बोला मैंने, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है अपने पास, ठीक है। ओके, यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा तो 2 नहीं होगा। ओके, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसको आप जो है रिएक्ट करवाइए एडीपी से, नॉट रिएक्ट मत करवाइए, ठीक है। जब हम इसको, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एडीपी हैं, उनमें से जब आप इससे एक फॉस्फेट रिमूव करोगे, ठीक है, तो ये फॉस्फेट उड़ता हुआ किससे जुड़ जाएगा, जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, एंड द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विल कन्वर्टेड इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रांसफरेज। आपने फॉस्फेट को ट्रांसफर किया फ्रॉम द ग्लिसरल्डिहाइड टू द एडीपी, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज। स्टेप नंबर 7 इज ओवर। तो हमने अभी तक एनर्जी कहाँ कहाँ पर बना ली है, हमने अभी एनर्जी बना ली है वहाँ पर, क्या कहते हैं, NAD NADH के फॉर्म में, और पहली उसके बाद हमने यहाँ पर एनर्जी बनाई। एटीपी जनरेशन पहली बार यहीं पर होता है। ये सवाल आ सकता है कि बताइए कि एटीपी जनरेशन पहली बार ग्लाइकोलिसिस में कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 पोजीशन से आपने फॉस्फेट हटाकर एडीपी को दे दिया और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, वहां पर पहली बार एटीपी जनरेशन होता है स्टेप नंबर 7 में। डन, आ जाओ भैया। स्टेप नंबर देखेंगे 8। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 8। क्या कहता है स्टेप नंबर 8? इसके बाद मैं आपको फिर रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। स्टेप नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? स्टेप नंबर 8 कह रहा है कि अब आपके पास कितना है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि आप ना इसको फॉस्फेट तीसरे पोजीशन के बजाय दूसरे पोजीशन पे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कुछ नहीं हो रहा, आइसोमराइजेशन नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर जिस एंजाइम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो है म्यूटेज। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, क्योंकि 2 में आप ले आओगे तो फिर वहां से फॉस्फेट हटा पाना आसान हो जाएगा। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 1 पोजीशन से फॉस्फेट हटा लिया तो वो बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तीसरे नंबर के फॉस्फेट से फॉस्फेट को हटा के दूसरे नंबर पे ले आओ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज। दिस इज द स्टेप नंबर 8। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एटीपी का जनरेशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर किसी भी एटीपी का जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। यहाँ पर म्यूटेज नाम का एक एंजाइम आपने इस्तेमाल किया। आपको क्लीवेज के बाद किसी भी एंजाइम को याद नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमराइज्ड इनटू द 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज इज जस्ट लाइक द आइसोमरेज, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने आइसोमराइजेशन ही किया है। यहाँ पर भी आपने क्या किया, आइसोमराइजेशन ही किया है, बस एंजाइम का नाम क्या है, म्यूटेज है। तीसरे नंबर से फॉस्फेट उठाकर आप दूसरे नंबर पर ले आए हो। डन, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अभी ये कितने कार्बन हो रहा है, इसमें कितना कार्बन है बेटा? सब में 3 कार्बन चल रहा है, ठीक है। सब में क्या चल रहा है, 3 कार्बन चल रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की। स्टेप नंबर 9 में आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेना है, ठीक है। तो आपका 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसे PEP कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? PEP कहते हैं, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। डन, बस इतना खत्म। एक बार लास्ट स्टेप को करने से पहले पूरी कहानी फिर से देख लेते हैं क्या किया हम लोगों ने आज।
हमने किया ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्लीवेज किया, उसको बनाया डाइहैप, और उसके बाद हमने बनाया क्या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड से एसिड बनता है तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बनाया, ठीक है, पीजीए भी कहते हैं बी, ठीक है। बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमने बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फिर हमने बनाया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर हमने बनाया PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पर इस कहानी में हमेशा आपको याद रखना है इंटू 2 करते जाइएगा, क्योंकि डाइहैप विल कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इंटू 2 हर जगह होगा, इंटू 2 हर जगह होगा, इंटू 2 हर जगह होगा। ओके, आपने ATP कहाँ कहाँ खर्च की? सबसे पहले ATP हमने यहाँ पर खर्च की, ठीक है, पहले स्टेप में, और फिर हमने जो है तीसरे स्टेप पर ATP खर्च की, 1 2 3, ठीक है, ATP खर्च की। उसके बाद आपने एनर्जी कहाँ कहाँ बनाई? हमने एनर्जी बनाई ग्लिसरल्डिहाइड से एसिड कन्वर्ट करने के दौरान, NAD से NADH बनाया। NADH इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टोर करते हैं। उसके बाद आपने एनर्जी कहाँ बनाई? उसके बाद हमने एनर्जी बनाई उसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्टेप में, जहां पर हमने 1 नंबर से फॉस्फेट हटाकर किसको दे दिया? 1 नंबर से फॉस्फेट हटाकर हमने दे दिया ADP को, और वो ADP किस में कन्वर्ट हो गया? ATP में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया? ATP में। पर प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको हर चीज को इंटू 2 करना है, इसे भी इंटू 2 करना है, ठीक है। अब हम आ गए हैं फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पे, किस पे आ गए हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब आप पानी निकाल देंगे तो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा। किया क्या क्या तुमने मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले, किया क्या तुमने? देखो, तुमने यहाँ पे किया फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर तुमने क्या किया? आइसोमराइजेशन, यहाँ पर तुमने क्या किया? फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर तुमने क्या किया? आइसोमराइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 1,3, यहाँ पर आपने क्या किया? डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट हटाया। यहाँ पर आपने क्या किया? आइसोमराइजेशन, और यहाँ पर आपने क्या किया? डिहाइड्रेशन, पानी निकाला ना, तो इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। नाउ अब आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे? फिर से डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट हटाना है आपको। सो ये कहानी क्लियर हो गई कि कौन से स्टेप पे आपने किया क्या क्या है, ये बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। देखिए क्या है वो, स्टेप नंबर 10, ठीक है। स्टेप नंबर 10 क्या है? देखो ध्यान से, है, आ जाओ। सो वी हैव 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। Okay, what we have? 2 molecules of phosphoenol pyruvic acid. Done? Okay. अब इससे क्या करो? 2 नंबर पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको निकाल दो। जब आप एक फॉस्फेट निकालोगे इससे, हवा करोगे इससे, तो ये फॉस्फेट उड़ता हुआ किसके पास आ जाएगा? यहाँ, और ADP से क्या बन जाएगा? ATP। ओके, और आपका ये क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आपका? पायरुविक एसिड। रिएक्शन देख लेते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पर हमने 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इनोलेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल किया। लास्ट स्टेप देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करेंगे? ADP से। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड क्या रिलीज कर देगा? फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट किससे ऐड हो जाएंगे? ADP से, और क्या बन जाएगा? ATP, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली बेटा ATP से रिलेटेड कोई भी कहानी है तो कौन सा एंजाइम लानी है? काइनेज। यहाँ पर भी मैग्नीशियम, ATP का कहीं भी काम हो रहा हो तो मैग्नीशियम को ऐड करना मत बोलना, ठीक है। ऐसी कहानी में लास्ट में हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिला, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलते हैं? तो क्या मिलते हैं बेटा? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें पायरुविक एसिड मिलते हैं। नाउ अब हम ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस शीट सॉल्व कर रहे हैं। चलो आ जाओ, बैलेंस शीट सॉल्व कर लें, आ जाइए। देखिए बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है?
बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी स्पेंड की और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनाई, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यू हैव टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा आगे आ रही हूं और मैं आपको रिएक्शंस बताती हूँ। देखिए ध्यान से देखना, ये है प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, और ये है पे ऑफ फेज, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 ये होते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसमें आपने एनर्जी लगाई है, और उसके बाद फ्रॉम द 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये होते हैं पे ऑफ फेज, जहां पर आपने एनर्जी बनाई है। तो पहले आपने लगाई और फिर आपने बनाई। देखो कोई भी जो आदमी धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो पहले उसको अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, ठीक है। जब तक वो पूंजी नहीं लगाएगा तब तक वो पूंजी कमा नहीं सकता। इसका मतलब ये कि आदमी हमेशा अपने धंधे में मुनाफे की उम्मीद करता है। ग्लाइकोलिसिस में भी हम अपने मुनाफे की ही उम्मीद करेंगे, हम लगाएंगे कम पर पाएंगे ज्यादा, ठीक है। देखिए सो फर्स्ट स्टेप में आपने कितना एटीपी लगाया, 1, ठीक है। ये गिनते जाइए, टोटल हमने पहले कितना एटीपी हमने टोटल इन्वॉल्व किया है, ये हो गई 1 एटीपी, ठीक है, 1 एटीपी डन। उसके बाद हमने यहां पर कितना एटीपी लिया, 1 एटीपी ये हो गई, 1 एटीपी ये हो गई, 2 एटीपी हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्लीवेज के बाद हर चीज को कितना काउंट करना है बच्चों, क्लीवेज के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर चीज को 2 काउंट करना है कि नहीं। तो इन दोनों स्टेप्स में आपने क्या किया, खर्चा। तो अभी आपने अपने बिजनेस में जो है खर्चा किया है, ठीक है। अब आप कमाओगे, ठीक। तो यहाँ पर आपने 2 एटीपीज को माइनस करो, ठीक है। यहाँ पर 2 एटीपी आपने खर्च की। तो उसके बाद आपने बनाई कितनी, देखो अब ध्यान से, एक NADH के पास मतलब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ये 3 एटीपीज बना सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि क्लीवेज के बाद हर चीज का नंबर कितना हो जाता है, 2। तो आपके पास कितने NAD बनेंगे बताइए, कितने बार आपने सिर्फ एक ही बार ऑक्सीडेशन करके बनाया ना NAD, ठीक है, एक ही बार ऑक्सीडेशन किया, ठीक। तो आपके पास टोटल कितने एटीपी बने, 3। एक NAD है तो आपको इंटू 2 करना है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इंटू 2 करिए, तो ये कितने एटीपी हो गए, 6 एटीपी डन। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपको मिली 6 एटीपी, क्योंकि एक NAD लेना था पर वहां पर एक्चुअली मॉलिक्यूल 2 है, ठीक है, इसलिए 2 में इंटू किया अपन ने। उसके बाद हमको क्या करना है, जब हम 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं तो वहां पर भी हमारे पास एक एटीपी बनती है। 1,3 क्या बता देती हूँ, स्टेप का नाम बता देती हूँ मैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमने ये कब बनाया था, स्टेप का नाम देखिए क्या है, जब हमने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया था तो 6 एटीपी बनती है, ठीक है, ओके। जब हमने 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास एक एटीपी बनी, पर क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है इसलिए इंटू 2 करिए तो कितनी एटीपी बन गई, 2 एटीपी, ठीक है। थर्ड एटीपी जनरेशन हमने तब किया जब हमने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल लिए और उससे 2 पायरुविक एसिड बनाए। तो कायदे से बननी चाहिए थे 1 एटीपी, पर बनेंगी कितनी, 2, क्योंकि हम हर चीज को कितने मॉलिक्यूल में ले रहे हैं, 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी एटीपी बन गई, 2 एटीपी बन गई। तो टोटल हमारे पास कितना एटीपी बन रहा है, 6 और 4 10, ठीक है। तो टोटल एटीपी हमारे पास कितनी बनी, 10 एटीपी, जिसमें से हमने खर्च कितना कर दिया, 2 एटीपी। तो 10 - 2 कितना हो गया, 8 एटीपी। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितना नेट एटीपी का बेनिफिट हुआ, 8 एटीपी का, जिसमें टोटल हम 10 एटीपी बनाते हैं, जिसमें 2 जो है हम यूज कर लेते हैं इन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप, और जो है बाकी 6 जो है 2 यूज कर लेते हैं और 8 हमें मिलती हैं। डन, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई बात। तो ये हो गई इसकी बैलेंस शीट कि कब कब आपने एटीपी बनाई है। मैं आपको इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, इस स्टेप में आपने एटीपी बनाई, फिर यहाँ एक एटीपी बनाई, यहाँ बनाई, तो 6 हो गई, ये 4 हो गई, ये तो 10 हो गया, और 2 आपने माइनस कर दी, तो 10 - 2 = 8। तो कितनी एटीपी हो गई, 8 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट, तो खर्चा आपने कितना किया, एक्सपेंड कितना किया आपने, एक्सपेंड कितना किया बताइए। आपने स्पेंड किया 2 एटीपी, कहाँ पर स्पेंड किया था, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे, ठीक है, ओके। नाउ
फिर आपने बनाया कहाँ कहाँ पे ये भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने एक्सपेंड किया यहाँ पर फॉर्मेशन, बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर किया था, ध्यान से देखिए। जब हम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, मैं हरे कलर से लिखूंगी, वहां पर हमारे पास NaDH बनता है। पर क्योंकि हम इनके कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2-2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसलिए हमें NaDH को इंटू 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 ATP मिलेगी। ये एक 6 ATP हो गई। स्टेप यहाँ पर एक बार हुआ। दूसरा नंबर और किसी कलर से लिखूंगी, देखो उसके बाद जब हमने 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर हमें मिली कितनी ATP, बोलिए, यहाँ पर हमें मिली 2 ATP। कितनी ATP मिली, 2 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हमारे पास ATP को इंटू 2 किया हमने तो हमारे पास 2 ATP मिली, ठीक है, ओके। नाउ और किसी कलर से लिखूंगी, चलिए थर्ड स्टेप में जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 ATP मिलती है, ठीक है। ये हमने बना दिया तो 6 हो गई ये, 2 हो गई ये, 2 हो गई ये, 10 ATP हो गई, ठीक है। और आपने एक्सपेंड कितना किया है, 2, तो 10 - 2 कितना हो गया, 8। नेट गेन कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस में, नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है, 8 ATP। डन। ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन, ये बैलेंस शीट बन गई, बस नेट गेन ATP का होता है 8 ATP। डन। समरी देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। डन, इतना ही था, यही कहानी क्लियर हो गई आई थिंक आप लोगों को। चलिए समरी देख लेते हैं क्या कहती है ग्लाइकोलिसिस की। देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 वाले स्टेप में ATP 2 रिएक्शन में यूज होती है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कहाँ थे अपन, ATP इज यूज्ड इन द रिएक्शन 1 और 2, एक्चुअली 1 और 2 नहीं 1 और 3, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन द फॉर्म, अब ये बता रहा है कि किस किस रिएक्शन में बनी और किस किस रिएक्शन में यूज हुई, दैट्स इट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, CO2 इस प्रोसेस में रिलीज नहीं होता। हम जो NaDH बना रहे हैं उसको हमको ले जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, ठीक है। ये जो आपने ATP, ये जो आप NaDH है, ये आप कहाँ ले जाओगे, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, देन आप बनाओगे ATP, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, दैट्स इट। आपको क्या क्वेश्चन आएंगे ये मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की पूरी कहानी हमने अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करवा दूंगी, देन हम फेट ऑफ पायरुवेट और क्रैब साइकिल के बारे में डील करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द अनदर न्यू साइकिल। एक एक स्टेप मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।